तो इंदौर के गलियारों से लेकर के संसद भवन तक की राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे बीच जुड़ चुके हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी। सर, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। चर्चा करेंगे कोरोना काल की भी, चर्चा करेंगे इंदौर के विकास की भी, और चर्चा करेंगे राजनीतिक गलियारों की भी। तमाम सवाल आपके और जवाबदेही के लिए आप ही के सांसद शंकर लालवानी। सर, कैसे देखते हैं कोरोना काल के दौरान भीषण दौर था, इस दौर में भी आप अपने ही दल के राजनीतिक चेहरों के मध्य सामंजस्य बनाने की जगह इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए, कैसे देखते हैं? देखिए, आप उसको ऐसे मत देखिए। इंदौर के सांसद होने के नाते, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते और पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते शहर में जो आवश्यक है, जो होना चाहिए, जो पार्टी चाह रही थी, शहर की जनता चाह रही थी, वो हम जिला प्रशासन के साथ बैठ के करते थे। पर अब ये बात भी मानना पड़ेगी कि सिर्फ जो जनता चाहती है, जो हम चाहते हैं, वैसे ही सब कुछ होना चाहिए, ये संभव नहीं है। जिला प्रशासन की तैयारी, चाहे वो मेडिकल की हो, अन्य विभागों की हो, उसका जिम्मा पूरा मनीष सिंह देख रहे थे। जनता की बात हम उनके यहाँ पहुँचा रहे थे। हम जब दोनों बैठते थे, हम प्रयास करते थे कि जनता की बात, पार्टी की बात वहाँ तक पहुँचे, नेताओं की बात वहाँ तक पहुँचे हमारी, और वो बताते थे कि किस प्रकार जिला प्रशासन तैयार है, किस प्रकार मेडिकल जो पैरामेडिकल जो टीम है वो किस प्रकार तैयार है। तो ये दोनों का सामंजस्य था। ये ऐसा नहीं था कि वो हमारी हाँ में हाँ मिला रहे थे, हम उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। परंतु सांसद जी, होता ये था कि वन मैन आर्मी, वन मैन शो हो चुका था। ऐसा लगता था कि केवल इंदौरी सांसद और कलेक्टर के मध्य कोई वार्तालाप हो रहा है, कोई कम्युनिकेशन हो रहा है। अन्य दो जो राजनीतिक चेहरे हैं आपके, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे थे, और उनका दर्द पूरे कोरोना काल में कहीं ना कहीं सामने तौर पर देखने को आया। देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। क्या हुआ कि जब हम सामूहिक रूप से बैठते थे, पहले हम पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, नेताओं के साथ हमारे साथ बैठते थे, और हम एक तय करते थे कि हमको इसमें आगे कैसे बढ़ना, जनता क्या चाह रही है, इस परिस्थितियों में क्या होना। जब हम वो बात करते थे तो एक तय होके जाते थे हम, और तय होने में उन्होंने ये कहा था कि आपको ये बात रखना है, और हमेशा मैं उन बातों को जिला प्रशासन के साथ रखता था, जिला प्रशासन की बात भी मैं सुनता था। तो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की थी, पर चूंकि मैं रखता था पार्टी और अपने जनप्रतिनिधियों की बात, तो हमेशा ऐसा लगता था कि मैं ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे पूरी पार्टी, मेरे पीछे पूरे जनप्रतिनिधि, हम सब सामूहिकता बोलते थे। व्यक्ति एक बोलता था, लेकिन उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी थी। आपके पूर्व सांसद की तुलना में आपकी सक्रियता जनता को जहां अच्छी लगती है, वहीं दूसरी ओर आप ही के समकक्ष, आप ही के दल के नेताओं को वो खटकती है। कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, खटकती नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि अगर एक सांसद वो सब काम करता है जो पार्षद भी करना चाहिए, विधायक को भी करना चाहिए, अगर वो भी करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो लगता है कि नेता छोटा हो बड़ा हो, जनता अगर उसके पास आती है तो उसको करना चाहिए। कभी उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए कि छोटा काम है कि बड़ा काम है या इस तरह का काम है। काम कोई भी हो, जनता कभी भी आ सकती है। हम जनप्रतिनिधि है तो जनता की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है। मान लिया अगर आप कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई खटपट नहीं थी, तो इस सवाल का जवाब फिर कैसे देंगे कि मान लीजिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हो रही है, निर्णय आप लोग मिलकर के ले रहे हैं, प्रयोग आप लोग मिलकर के कर रहे हैं, कलेक्टर केवल खानापूर्ति के तौर पर आदेश ला रहे हैं, बावजूद उसके कुछ दिनों बाद आप ही के दल के नेता तो विरोध करते हैं। महेंद्र हार्डिया आपके दल से हैं, कैलाश विजयवर्गीय आपके लॉकडाउन का विरोध करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि शहर में फिर से लॉकडाउन होना चाहिए, कैलाश विजयवर्गीय तत्काल प्रेस वार्ता लेकर के बोलते हैं किसी प्रकार के लॉकडाउन की शहर को जरूरत नहीं। देखिए, फिर कैसे इस चीज को आप बैलेंस करेंगे? कि देखिए, जो आप बता रहे हैं ऐसा नहीं था, उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त की थी जी। और मैंने भी हमेशा, मैं आज भी ये बोलता हूँ, मैं हमेशा जो बोलता हूँ, आप मेरे स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए, मैं हमेशा ये बोलता था कि अगर हम नहीं संभले, हम यानी मैं भी उसमें हूँ, शहर की जनता भी, हम सब मिलके हैं, एक पूरा परिवार है शहर। जब हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं तो सब मिलके लड़ रहे हैं, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं, जाति धर्म नहीं, कांग्रेस बीजेपी नहीं, हम सब मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम ये बात बोलते थे तो मैं आज भी फिर आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि अगर हालात बिगड़े तो लॉकडाउन की ओर जाना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है। ये बात मैंने हमेशा हर बार बोली और आज भी बोल रहा हूँ
कि हालात अगर अच्छे होंगे तो हमने पर बोला सांसद लॉकडाउन जी होंगे। देखिए ना, जब 500 थे तब आपने लॉकडाउन करके घर बिठा दिया, और आज लगातार उतने पेशेंट आ रहे हैं, लगातार लोग मर रहे हैं, तब आपने पूरा बाजार खुलवा दिया, पूरा व्यापार खुलवा दिया। तो ये तो एक अजीब गरीब सा प्रयोग हो गया ना। या तो पहले लोगों को सुनिए ना, या तो पहले लोगों को समझाइश देनी चाहिए थी, पहले उस तरीके से बाजार नहीं बंद करना चाहिए था, या फिर अब कोई ऐसा प्रयोग करना चाहिए था जो नीतिगत हो और कोरोना पे कंट्रोल करने में कारगर हो। कैसे देखते हैं? देखिए, आप देखिए लंबे समय तक लॉकडाउन में हमने कोशिश पूरी करी जितना हो सके। मैं बता दूं, पूरे देश में इंदौर में कुछ ऐसे प्रयोग हुए, चाहे मेडिकली हम कहें, हमने रेड, येलो और ग्रीन जो हॉस्पिटल चुने थे वो देश में कहीं हुआ था, यहाँ से शुरुआत थी। हमने देखा बम्बई में बहुत बड़े नामी ग्रामीण हॉस्पिटल हैं जिसमें स्टार लोग भी वहाँ इलाज कराते हैं। वहाँ हमने देखा कोरोना के 2-3 पेशेंट गए तो वो पूरा हॉस्पिटल खाली कराना पड़ा। हमने शुरुआती दौर में यहाँ पॉजिटिव हॉस्पिटल के लिए अलग रखा, जो सिम्टोमेटिक थे उनके लिए येलो अलग रखा, और नॉर्मल जो बीमारी थी उसके लिए अलग रखा। पर धीरे धीरे लंबे समय लॉकडाउन होने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ी, आर्थिक परेशानियां। तो ये आर्थिक परेशानियों को देखते हुए लोग कहाँ जाएं, कब तक घर बैठे रहेंगे। मानसिक परेशानी थी, आर्थिक परेशानी थी, तो हमको धीरे धीरे अनलॉकडाउन करना था। जो हमने अनलॉकडाउन करा, देश में हमारी मिसाल दी जाती है इंदौर की, कि जिस वे में कंट्रोल वे में आपने अनलॉकडाउन करा उसकी मिसाल सब जगह दी जाती। हमने धीरे धीरे सबसे पहले जो बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ थी उसको खोला, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा था। हमने, क्योंकि लोग पलायन कर रहे थे, यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे थे, सबसे पहले हमने उनको खोला। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ इसमें थी जो माल तैयार था, सिर्फ डिस्पैच करना था, एक्सपोर्ट करना था। करोड़ों रुपए का माल एक्सपोर्ट के लिए उनका ऑर्डर कैंसिल होते, देश का नुकसान होता। हमने धीरे धीरे वो सब खोला जो आवश्यक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियाँ खोलना जरूरी था, इसलिए खोली, क्योंकि लंबे समय अनलॉकडाउन होने के कारण लोगों को परेशानी बढ़ी थी। हमने पूरा अनलॉकडाउन करा, लेकिन हर बार हम ये कहते आ रहे थे कि सावधानी बरतना है, और आज फिर मैं कह रहा हूँ सावधानी बरतना है, कोरोना गया नहीं है। वही सावधानी जो शिवराज सिंह चौहान ने बरती, माननीय मुख्यमंत्री ने, या वो सावधानी की बात कर रहे हैं जो मंत्रियों ने बरती और जिसका खामियाजा अब कोरोना के रूप में उन्हें भुगतना पड़ा। जब प्रदेश का मुखिया ही सामाजिक दूरी की परिभाषा को नहीं समझ पा रहा है, तो 3 महीने में जनता को कौन सी सामाजिक दूरी का परिचय आपने दिलवाया? देखिए, उन्होंने मैं खुद उनसे मिला था जी। वो बिल्कुल सब चीज़ों का ध्यान रखते थे, वो बीच में इंदौर भी आए थे। लेकिन जिस प्रकार लोग, देखो वो भी मुख्यमंत्री एक जन नेता है, उनके मन में भी रहता है जनता से मिले, लोगों से मिले, पार्टी के नेताओं से मिले। पर ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो होना चाहिए था कहीं ना कहीं चूक हुई होगी, जिसका कारण है कि कोरोना हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारी सावधानियां बरती। मैं फिर कह रहा हूँ, सावधानी हम सबको बरतना है। ये कोरोना कोई नेता, कार्यकर्ता, कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू मुस्लिम देख के नहीं आता है। कोरोना कभी भी किसी को भी आ सकता है। सांसद जी कैसे देखते हैं? 2 अहम पहलू हैं। पहला ये कि अब किसी प्रकार की घेराबंदी नहीं हो रही है। कहां से इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं लगातार, 200, 125, 190, 180 ऐसे आंकड़े लगातार इंदौर में देखने को आ रहे, परंतु वो घेराबंदी अब नजर नहीं आ रही। जो टेंट लग जा रहे थे, तंबू लग जा रहे थे, पता चल जा रहा था कि इस क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव मरीज बहुत बड़ी संख्या में निकले हैं, एक वो चीज नजर नहीं आ रही। दूसरा, हम ये पूछना चाहते हैं कि उन मजदूरों के लिए क्या योजना, जो कि आप इंदौर के सांसद हैं, आप दिल्ली में हमारे शहर की आवाज को मुखर करने वाले हैं, वहां योजनाएं बताने वाले हैं और सेंट्रल की योजनाओं को इंदौर में लाने वाले हैं, तो क्या उनके लिए रोजगार का कोई एक मापदंड, कोई एक योजना आपने अपने जहन में बना रखी है? पहला प्रश्न आपने पूछा कि अब वो घेराबंदी नहीं दिख रही जो पहले थी। मैं बताना चाहूँगा कि समय समय पर इसके नाम चेंज होते रहते हैं और केंद्र सरकार इसकी गाइडलाइन तैयार देती है। तो जो गाइडलाइन केंद्र सरकार देती है, पहले जिस प्रकार से उन्होंने गाइडलाइन दी थी कि पूरा मोहल्ला सील कर दिया जाए, मोहल्ले के आसपास के लोगों को टेस्टिंग किया जाए, पर गाइडलाइन बदली, समय समय पर ये गाइडलाइन बदलती रहती है। तो जिस प्रकार गाइडलाइन बदलती रहती है हम उस पर एक्ट करते रहते हैं। ये पहले प्रश्न का जवाब था। दूसरा प्रश्न था मजदूरों को लेकर। मैं बता दूं कि हमने जो योजना लागू की थी, हमने आज भी पोर्टल हमारा सरकार का चालू है कि अगर किसी को काम चाहिए, कोई प्रवासी मजदूर है और वो यहाँ काम करना चाहता है, अभी तक 182 लोगों ने उनमें से अप्लाई करा। 182 को रोजगार मिल चुका है। चूंकि जो मजदूर रहते हैं कहीं ना कहीं इंगेज रहते हैं, पहले से उनको काम का नेचर मालूम है, कहाँ पर काम करना है। बहुत सारे मजदूर वहां पर चले गए वापस जहाँ पर उनको काम पहले लिया होता था। तो अब ऐसी वो समस्या नहीं आ रही। और हमने सबसे पहले मैंने बताया कि उद्योग संगठन हमने इसलिए खोले कि वहाँ मजदूरों को काम मिल जाए।
तो मुझे लगता है अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजना दी है। उन्होंने एमएसएमई के जो छोटे उद्योग हैं उसमें 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, और बड़े उद्योगों के लिए और आपने इंदौर के लिए कोई पैकेज तैयार किया या इंदौर के ये लिए आपने 3 लाख करोड़ में लाखों रुपए हमारे एमएसएमई, मैंने यहाँ वेबिनार करा था, एमएसएमई के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ बैठा था, उद्योगपतियों के साथ बैठा था, और उनमें से उनको कुछ समस्या भी आ रही थी, उन समस्या को भी दूर करा। बहुत सारे उद्योगों को अभी लोन मिला है, बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जिनको लोन भरना था, एनपी हो रहे थे, दिवालिया जिसको बोलते हैं वो हो रहे थे, उनको रोका गया, अभी वसूली नहीं की जा रही है। तो ये इसलिए किया गया कि जो छोटे उद्योग है वो चलते रहे, उसका पहिया घूमता रहे, तो उसके लिए जो जो आवश्यक है वो सब हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब रोटेशन घूम गया है, अब औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो गई, छोटे उद्योग भी अच्छी तरह चल रहे हैं। सांसद जी, बहुत बड़ा और अहम प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे। पहला मुद्दा यह है कि बीते दिनों से लगातार कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें यह है कि जनता का या मरीजों का ऐसा मानना है कि वे कोरोना पॉजिटिव है नहीं। घर में मान लीजिए एक व्यक्ति महज कोरोना पॉजिटिव है, बावजूद उसके घर के तमाम सदस्यों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। पहला विषय, जबरन तौर पर क्वारंटाइन किया गया, इसके प्रमाण भी हैं। और दूसरा मामला, ये 1.5 लाख का क्या चक्र है? लगातार लोग जो है ट्विटर पे, अपने फेसबुक पे और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि शासकीय अस्पतालों में 1.5 लाख चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से आना है एक पेशेंट पे कोरोना के इलाज के नाम पर, इसलिए जबरिया इलाज करवाया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ है? मतलब आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं भी आज भी लोगों के फ़ोन आते हैं, आपके यहाँ आने के पहले भी लोगों के फ़ोन आए। आपको बता दूं कि इन लॉकडाउन के दौरान मरीजों की संख्या बढ़ी है, और बहुत सारे मरीज जो सक्षम है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं, पर उससे ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो सक्षम नहीं हैं, जो प्राइवेट इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो इलाज की बात है, सरकार ने कहा कि जो पूरा खर्चा, इसकी गाइडलाइन सरकार ने तय की है कि एक मरीज आता है तो उसको क्या क्या जो ट्रीटमेंट है उसके हिसाब से, जो अगर ये ट्रीटमेंट रहा तो ये मरीज रहा, उसका ये ट्रीटमेंट रहा तो उसका ये खर्चा देंगे, आईसीयू में रहा तो ये देंगे, और वेंटिलेटर पे रहा तो ये, तो सरकार ने तय करा। और सरकार ने उसको लेके उनके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल भी हैं, 2 हॉस्पिटल हमने और लिए, इंडेक्स और अरविंदो, जहाँ इलाज चल रहा है। अरविंदो की चूंकि आप बात कर रहे हैं तो अरविंदो आप गए भी होंगे सांसद जी? बिल्कुल गया मैं। अरविंदो की स्वच्छता व्यवस्था से आप मुखातिब हुए कि नहीं हुए? देखिए, वहाँ इतना लोड है मरीजों का। मैं आज आपको बता दूं, एक इंदौर के अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में मैंने कल फ़ोन लगाया कि हमारे इस व्यक्ति को आपके यहाँ एडमिट करना है, तो बोले भाई साहब हमारे यहाँ मत करवाइए। मैंने कहा क्यों? बोले इनकी तबीयत ऐसी है, इनको आप अरविंदो ले जाइए। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे परिवार में हो गया तो मैं अरविंदो ले गया था, मेरे परिवार में भी हुआ था तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से निकाल के अरविंदो ले गया। आप देखिए उस हॉस्पिटल में कितना लोड है। जब लोड रहता है, वहाँ काम करने वाले लिमिटेड रहते हैं, तो साफ सफाई के बजाय मुझे ऐसा लगता है साफ सफाई होना चाहिए, मैं ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ, पर प्रायोरिटी ये कि इलाज कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी जो होना चाहिए वो प्रायोरिटी ये इस केस में इलाज की प्रायोरिटी है। और वहाँ जो डॉक्टर जितना अनुभव है, मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उतने अनुभवी डॉक्टर नहीं है, क्योंकि वो 4 महीने से वही काम कर रहे हैं। उनका जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सें, में उनसे बात होती है, नर्सों में 4 महीने से बात कर रहा हूँ। परंतु सवाल सफाई का हो सकता है, आप भटक गए ना। मेरा ऐसा कहना है वहाँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बाकी जगह से लोग प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, मान लिया हमने अरविंदो में बहुत बेहतरीन हो रहा है इलाज, लेकिन जो सवाल वो मुख्य ये है कि लोगों का ऐसा आरोप है कि हम नहीं है कोरोना पॉजिटिव, बावजूद उसके घेराबंदी कर इलाज कर, किसी भी कोरोना जो पॉजिटिव नहीं है उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। सिम्टम हो तो होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है, उसके लिए उसकी टेस्ट होती है, टेस्ट में अगर पॉजिटिव है तो ही, उसके बाद भी हम होम क्वारंटाइन कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि हमारे पास बेड कम है, इतने बेड नहीं है कि हम सबको ले जाए। जो सिम्टमेटिक नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है, उनको सिम्टम नहीं है। हमने इंदौर में 2000 से ज़्यादा लोगों को, जो आंकड़ा है आज तक का, 2000 से ज़्यादा लोगों को घरों में रखा है। मैं सप्ताह में 2 दिन कंट्रोल रूम जाता हूँ, JSITS के कंट्रोल रूम में जो है, वहाँ पर हम जो होम आइसोलेशन पे लोग हैं उनसे मैं सीधी बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, माता बहनों से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ सरकार आपके साथ है, आप
वो खुद ही बोलते हैं कि दिन में 4 बार डॉक्टरों के फोन आते हैं, हमसे पूछा जाता है, हमारा ऑक्सीमीटर से रीडिंग ली जाती है। तो ये जब वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और हम चाहते भी हैं कि जो असिम्टोमेटिक है, जिनके ज़्यादा सिम्टम नहीं हो, जिनका ज़्यादा स्वास्थ्य खराब नहीं हो, वो घर में रहे, घर में पूरा इलाज होगा। हमारी पूरी टीम जाती है, पूरा ट्रीटमेंट देती है वहाँ पर। ठीक है, ठीक है। ये कोरोना को लेकर के कोई मंत्र है दिमाग में, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा प्रयोग कि वास्तव में वो कारगर सिद्ध हो? क्योंकि सांसद जी जो आंकड़े हैं वो बेहद भयावह हैं। अब लोग काम करने निकल रहे हैं, पेट बहुत जरूरी हो गया है, आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत जरूरी हो गई हैं, पर स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में क्या कोई मूल मंत्र, कोई विजन? क्योंकि आप ऑथेंटिक बातें करते हैं, हवाई बातें नहीं करते, हवाई फायर नहीं छोड़ते अन्य नेताओं की तरह। हम इंदौरी सांसद से जानना चाहते हैं कि आपके दिमाग में वो कौन सा मूल मंत्र है जिससे इंदौर में कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए? देखिए, ये इंदौर के लिए नहीं, सबके लिए एक ही मंत्र है कि हम सबको उन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और रखना भी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि इंदौर की जनता बहुत संयमित है, अनुशासित है। वो जब हम कुछ बात कहते हैं शहर के भले के लिए तो सब मिल के करते हैं। ये इंदौर की देखिए ना सांसद जी की तमाम मापदंडों के बावजूद आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। सघन जो क्षेत्र है वहां पर लोग जा भी रहे हैं, चाहे जितने भी व्यापारी क्षेत्र हैं, आप भी खैर घूमते हैं, रात दिन देखते होंगे, किसी प्रकार की कोई ना सामाजिक दूरी है और कई लोग तो बिना मास्क के हैं। इसके सामने प्रमाण है हमारे पास किसी प्रकार की। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर मेरा दूसरा भी कहना है। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये कहा गया है कि पूरे देश में मास्क लगाने का जो प्रतिशत है हमारे इंदौर में ज्यादा है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर मैं फिर कह रहा हूं कि लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। संतुष्ट हो गए अगर इस चीज से? नहीं, संतुष्ट नहीं हुए किसी सर्वे से हम नहीं, मैं संतुष्ट। मैं तो देखो, आप जो शुरुआत आपने कही थी कि आप लॉकडाउन के पक्ष में हैं, मैं लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये जरूर बोलता हूं, ये इसलिए बोलता हूं कि हम सबको ध्यान में रहना चाहिए कि मेरी गलती के कारण मैं पूरे शहर को लॉकडाउन कर रहा हूं। मेरी आपको लगता है क्योंकि दो त्योहार निकले, ईद निकली इसी दौरान और दूसरा रक्षाबंधन भी निकला, और उसी के बाद से आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या आपके जहन में कुछ ऐसे सवाल उठे कि क्या शहर में लोकबंदी थोड़ी दिन मेरे को अंदाजा बिल्कुल था जी, मेरे को अंदाजा बिल्कुल था। ये त्योहार के कारण नहीं है। त्योहार के पहले जब हमने पूरा लॉकडाउन करा तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा था कि लोग जिस प्रकार से निकले त्योहार खरीदारी के लिए मार्केट में, और वो मिलने जुलने, और पूरा अनलॉकडाउन हुआ, तो उसके कारण ये अंदेशा था कि जो कोरोना का असर है वो 15 दिन में आएगा। वो 15 दिन में आया जो अंदेशा था। पर दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक एंगल और है। पहले हम 1000-1200 के आसपास टेस्ट करते थे, हमने टेस्ट की संख्या बढ़ाई, हमने 2000 तक ले गए। तो कभी कभी क्या होता है, बढ़ाने में दिक्कत नहीं, हमको बढ़ाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जितनी ज्यादा टेस्ट होगी, हो सकता है कि अगर कोरोना के ज्यादा पेशेंट हमारे बीच में हो तो वो निकल के आना चाहिए, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। हम संख्या पे कभी नहीं डरते हैं कि संख्या ज्यादा हो गई तो इसको कम करें। संख्या जितनी भी हो उसका इलाज होना चाहिए। अगर ये तभी टूटेगी चेन कि हम एक एक का इलाज कराएं, एक एक का परीक्षण कराएं कि कोरोना हमारे बीच में तो नहीं है। तो हमने सैंपलिंग ज्यादा बढ़ाया, अब 2200 से ज्यादा सैंपलिंग हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम कोशिश कर रहे हैं। कल हम फिर बैठे थे कि इसको कैसे रैपिड टेस्टिंग कराएं ताकि एक एक घर में एक एक व्यक्ति का टेस्ट हो जाए, पिकअप हो जाए कि इसको सिम्टम है, उसका तुरंत इलाज हो जाए। ये इसकी जड़ है। ठीक है, ये तो हो गई कोरोना पे बात। अब करना चाहते हैं कोरोना में बढ़ती हुई सियासत की बात। कैसे देखते हैं सांसद जी, जब आपकी खिलाफत आप ही के पार्टी में होती है और उससे विपक्षी मुखर हो जाते हैं? इसका ताजा उदाहरण है कि बहुत बड़े कांग्रेसी बोलते हैं जीतू पटवारी कि छोटा गिलास और पानी ज्यादा है शंकर लालवानी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब उसके बारे में तो प्रतिक्रिया मैं नहीं कहूँगा, और वो हैं और कभी कभी ऐसा बोल भी जाते, कभी कभी नहीं, आजकल तो ज्यादा बोल देते हैं, ज्यादा बार बोलते हैं। स्लिप ऑफ टंग बहुत ज्यादा होने लग गया। नहीं, स्लिप आउट नहीं, मुझे लगता है वो जानबूझ के ऐसा बोलते होंगे। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो के साथ भी जिस प्रकार छेड़छाड़ की है, मैं बोलता रहता हूँ कि पहले मुख्यमंत्री थे इनके दिग्विजय सिंह जी, वो हमेशा चर्चाओं में बने रहने के लिए कुछ न कुछ कहा करते थे। तो अभी दिग्विजय सिंह बहुत सीनियर हो गए और मुझे लगता है उनकी जगह, हाँ, कि कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोल के चर्चा में आके अपने नेताओं की आंखों में आ जाऊं, पर मुझे लगता है इससे जनता में और नकारात्मक पटवारी की सस्ती लोकप्रियता तो हमने देखी,
पर यह भी कहां तक सही है कि कोरोना काल में जहां हम सामाजिक दूरी का परिचय देने के लिए या सामाजिक दूरी का पाठ पढ़ा रहे हैं इंदौर की जनता को, वहीं दूसरी ओर हम देर रात इंदौर के डीआईजी को डीआईजी मुख्यालय बुलाते हैं कि आइए हमारा आवेदन लीजिए। जीतू पटवारी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस प्रकार का जो ट्वीट पे फोटो डाला, ये इस प्रकार की राजनीति कैसे अच्छी? आप स्वयं ही तो लोकप्रियता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं वहां से निकल गया था उस समय, पर हाँ, ये बात सही है कि हमने 9 बजे का समय लिया था और चूंकि वहाँ इकट्ठे होने में देर हो गई, और ये बात सही है कि होना नहीं चाहिए। जो सरकार ने नियम लागू किए वो सबके लिए समान है, चाहे सत्ता दल हो। नहीं तो मैं मान रहा हूँ ना, मैं मान रहा हूँ ना कि होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। 9 बजे समय था इकट्ठा होने का, और इकट्ठा होने लेट हो गए थे। अच्छा, जनता ऐसा कहती है, ये सीधा जनता का आरोप है भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारों पर, कि जीतू पटवारी को इतनी हाइट देने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के कलाकारों का हाथ है। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कलाकार तो नहीं कह सकते हैं, हम इनके पीछे नहीं है, पर मुझे देखिए ना, छोटे छोटे बयान रहते हैं, इतना महिमा मंडित आप स्वयं ही तो करते हैं। छोटी सी बात थी, मान लीजिए, चलिए ठीक है, नरेंद्र मोदी जी की फोटो के साथ छेड़छाड़ किया, तो क्या कभी सोनिया गांधी की फोटो के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ? क्या राहुल गांधी की फोटो के साथ? देखिए, हमारे किसी विधायक ने, हमारे किसी पदाधिकारी ने कभी नहीं किया। आपने देखा हो कभी भी हमारे किसी उस स्तर के नेता ने, पूर्व मंत्री हो या विधायक हो, उन्होंने कभी राहुल गांधी या सोनिया गांधी की या इंदिरा गांधी की फोटो के साथ छेड़छाड़ की हो, जो प्रधानमंत्री रहे हो, संबित पात्रा हो या बड़े बड़े नाम है। खैर, ये देखिए, मैं तो हमारे इंदौर की बात कर रहा हूँ, अगर जाएंगे इतनी गहराई में, अगर मैं तो हमारे इंदौर की बात कर रहा हूँ। हमारे इंदौर में राजनीति स्वच्छता है। शर्मा जी इस प्रकार की राजनीति में मुखर हैं, वो इस प्रकार की राजनीति करते हैं कि लगातार इस प्रकार की फोटो वोटो पोस्ट करते हैं। खैर, ये एक राजनीतिक द्वंद्व है कि ना आप कम है ना वो कम है, दोनों इस मामले में बराबर के ही हकदार हैं। कैसे देखते हैं? दूसरी ओर आप दुल्हों को तो उनकी खुशियों से वंचित रख देते हैं, दूसरी ओर आप सांवेर चुनाव में स्वयं घोड़ी पर सवार हो जाते हैं, तो वहां उनके सपने तो अधूरे रह गए। 20 लोगों तक सीमित कर दिया, स्वयं घोड़े पर सवार हैं। देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले तो जो शादी की परमिशन हमने दी थी, उस शादी की परमिशन में घोड़ी की भी परमिशन थी, और मैं स्वयं था आगे रह के बोलने वाला उस कमेटी में कि बैंड बाजे वालों की भी आप परमिशन दो, बैंड बाजे वालों के साथ पंडित की भी दो, क्योंकि वो पुजारी और वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर जीवन में एक बार वो शादी करता है, तो उसको वो सब प्राइमरी चीजें होना चाहिए जो आवश्यक है। ये परमिशन हमने दिलवाई। जहाँ तक सावेर की बात कर रहे हैं, हम सावेर में गए, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के पास घोड़ी भी है, घोड़ा भी है, उनका ये व्यवसाय है, और बहुत दिनों से वो चाह भी रहे थे वहाँ आने के लिए उस गांव में। जब हम उस गांव में गए, हमारे कार्यकर्ता है, उसके मन में भाव आया कि मेरे सांसद आए, मेरे अध्यक्ष आए, मेरी घोड़ी पे बैठे, मेरे घोड़े पे बैठे और कुछ मिनटों के लिए बैठे, तो ये उनका भाव था। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के भाव के अनुरूप ही चलती है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और किसी कार्यकर्ता ने अगर आग्रह करा, कोई वहाँ बैंड बाजे तो बज नहीं रहे थे, वहाँ सिर्फ घोड़ी पे बैठना था, उनके कार्यकर्ता की बात थी, उनके मन की बात रखने के लिए उसमें कर। सुनिए ना सांसद जी, आप इतनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए दिखे, दर्शकों को ही बता दें कि पूरे भारत की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में लॉकडाउन पीरियड के दौरान सर्वाधिक सक्रिय जो सांसद थे, गौर फरमाइएगा सांसद शब्द पर, जो सांसद थे उसमें शंकर लालवानी का नाम सबसे ऊपर है। पर सांसद जी, ये कैसी राजनीति थी कि सांवेर में तो कमल पे तुलसी खिलाओ अभियान के तहत आप सामाजिक दूरी कहीं दिखी ही नहीं, लगातार भीड़ नजर आई, भाषण हो रहे हैं, चुनाव में तो अभी समय है। अगर तुलसी सिलावट की लोकप्रियता क्षेत्र में बहुत अच्छी बनी हुई है, चूंकि वो कांग्रेस से जीते हुए नेता थे, तो फिर इस प्रकार से कोरोना काल में राजनीति क्या आपको सही लगती? लाजमी है ये? देखिए, राजनीति नहीं थी उस समय, तो जो हम जा रहे थे जनता के बीच में जा रहे थे और चौपाल लगा रहे थे और चौपाल में लोगों की समस्या हल कर रहे थे, और ये हमारा धर्म ही है। अगर लोगों की कोई समस्या है, हम अधिकारी को लेके जा रहे हैं, विधायक जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, और सांसद भी बहुत सारे कार्यक्रमों में गए, तो वो ये था कि वहाँ की लोगों की समस्या हल करने का था, हमारा कोई राजनीति करने का नहीं था। और मैं एक और बता दूं, जब भी हम जाते थे तो हम कोशिश करते थे, पर गांव में मैंने एक बात देखी कि जो शहर में लोग थोड़ी ध्यान रखते हैं सोशल डिस्टेंस का, गांव में जागरूकता, ऐसा नहीं कह सकते जागरूकता नहीं है, मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा वहाँ इंटीमेसी ज्यादा है, वहाँ एक दूसरे से मिलना जुलना, आज भी चौपाल बैठते हैं, माहौल है, अभी भी वो माहौल है, वो लोग उसी प्रकार से बैठते हैं। तो उनमें अभी वो कोरोना का जो प्रकोप है या कोरोना का जो असर है, जो साइकोलॉजिकल होना चाहिए कि सब चीज़ों का ध्यान, ये बात सही है। गांव में मैंने देखा मास्क कम लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस, तो वहाँ का एक परिवेश अलग है, वहाँ की लाइफस्टाइल अलग है, इंदौर शहर की लाइफस्टाइल अलग है, ये थोड़ा अंतर है। ठीक है,
भाजपाई कार्यकर्ताओं के दर्द से आपको वाकिफ कराते हैं कि भले ही कांग्रेसीकरण के चलते भाजपा में शामिल हो गए, कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, स्वयं को भगवा चोला पहना दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और तमाम उनके समर्थकों ने, पर इस बीच आपका जो जमीनी नेता था, आपका जो जमीनी कार्यकर्ता था, या जो संगठन के लिए सालों से काम कर रहा था, अब उनके भविष्य का क्या? देखो वो तो है ही से ना हमारे, देखो परिवार बड़ा होता है, आज परिवार बड़ा होता तो परिवार के जो मूल व्यक्ति और ये तो बहुत बड़ा परिवार हो गया। हाँ तो ये तो अच्छी, इसमें कैसे संतुष्ट करेंगे? अरे ये आप तो देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी में अगर छोटे से पार्षद चुनाव की बात की जाती है तो भयानक तस्वीरें हो जाती है प्रत्याशी के तौर पे। अब तो आप तो तुलसी सिलावट को भी ले आए हैं, तो अब इसमें इंटरफेयर, इसमें दखल अंदाजी तुलसी भैया की भी होगी। इसको कैसे देखेंगे आप, कैसे संतुष्ट करेंगे? मेरी बहन, मेरी कहना है, एक समय मैंने वो भी देखा था जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे पार्षद का, उस समय लोग चुनाव नहीं लड़ते थे जनसंघ का, और वो उस समय सिर्फ इस बात पे खुश होते थे कि हमारी जमानत बच गई, कि हमको इतने 40 वोट मिल गए, 50 वोट मिल गए। तो उस समय का जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई, परिवार बड़ा हो गया। तो जब परिवार बड़ा होगा तो सदस्य भी बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे, और सदस्य ज़्यादा होंगे तो निश्चित तौर पे अपेक्षाएं भी होगी, अपेक्षा होगी तो प्रतिस्पर्धा होगी, और इसी में से निकल के आएगा। अच्छी बात है, पर क्या संतुष्ट कर पाएंगे? सवाल वही का वही है। देखिए आप जिस परिवार में रहते हैं, आपके 10 परिवार के सदस्य क्या सभी संतुष्ट हैं? आप कोशिश करेंगे कि सबको संतुष्ट करें, हम भी कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये बात कही है, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। हम प्रयास करेंगे कुछ कार्यकर्ताओं को कहाँ काम, किस काम के लिए रखें और किस काम के लिए किस कार्यकर्ता को रखें, ये पूरा भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है और रखेगी भी। ठीक है, चूंकि इंदौर नगर निगम चुनाव की बात हो रही है तो बहुत अहम प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि ये आप ही के बीच से उठा हुआ सवाल है, आप ही के पार्टी के लोगों की उत्सुकता है जो हमारे माध्यम से आप तक पहुंच रही है। एक उम्र का जो बंधन बीते दिनों आपके माननीय अध्यक्ष साहब ने, प्रदेश के अध्यक्ष ने बोला था कि 50 पार लोगों को देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसके बाद टिकट दिया जाएगा। और दूसरा पहलू है कि आपके पार्टी की जो गाइडलाइन है कि 2 बार लगातार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति पर हो सकता है ब्रेक लगाया जाए और संगठन में उसको ट्रांसफर किया जाए, फिर तीसरी बार वो चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों पहलुओं को कैसे देखते हैं? क्या कोई उम्र का बंधन होगा, और क्या 2 बार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा विराम? अगर विराम मिलता है तो क्या राजेंद्र राठौर, चंदूराव शिंदे, मुन्ना लाल यादव, दिलीप शर्मा, सुधीर देड़गे, बलराम वर्मा की राजनीति में लगेगा विराम? देखिए ये प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं, ये प्रश्न का जवाब मेरे इसलिए नहीं दे सकता कि अभी कोई नीति बनी नहीं, अभी कोई इसमें निर्णय हुआ नहीं। मतलब अफवाह है ये पार्टी का जो कोर ग्रुप है प्रदेश का, वो तय करता है। और मुझे लगता है अभी पार्टी प्रदेश स्तर पर इस प्रकार का कोई निर्देश भी नहीं है, न कोई निर्णय हुआ। आने वाले समय में निर्देश होगा, निर्णय होगा, हम सब कार्यकर्ता सब मिलके जो निर्देश होंगे, जो निर्णय होंगे, उसका पालन करेंगे। ठीक है, 1 साल में इंदौर के सांसद से शहर को मिला क्या और आगे मिलेगा क्या? देखिए बहुत सारा जो चीज़ें थी आदरणीय ताई जी ने उनके कार्यकाल में पूरी की, पर उसी काम को हमने आगे बढ़ाया। हमने देखा कि जो ट्रेनें ताई जी ने कराई थी उसमें कुछ और ट्रेनें जोड़ी जी। और जो फ्लाइट थी इसी कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ से उड़ने लग गई। एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट एक्सपेंशन की हमारी तैयारी पूरी हो गई। अभी हमारी पूरी तैयारी है कि इंटरनेशनल कार्गो यहाँ से शुरू हो, और हाल ही में दिल्ली में भी और यहाँ पर भी जो उसकी तैयारी को लेके हम बैठे थे, हमारी तैयारी पूरी हो गई। अब इंदौर का माल सीधे विदेशों में जा पाएगा। उसके लिए मैंने किसान व्यापारी उनकी बैठक ली कि यहाँ से हम सीधे एक्सपोर्ट कैसे कर सकते, क्योंकि हमको शहर के किसानों की, व्यापारियों की इनकम बढ़ाना है, तभी ये सर्कुलेशन बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो बात हुई है, हम यहाँ से सीधे, अभी तक वो बॉम्बे से या दूसरे शहरों से एक्सपोर्ट होता था, हम यहाँ से सीधे करेंगे। हमने उन किसानों से भी बात की, जो सब्जी यहाँ 40 रुपये किलो अगर भिंडी मिलती है तो वहाँ 400 रुपये भाव है, तो हम चाहते हैं किसानों का भी सीधे एक्सपोर्ट हो। तो ये कार्गो वालों कंपनी, एयरलाइंस वालों की, किसानों की, व्यापारियों की बैठकें हमारी चल रही है, और आने वाले समय में हम हर प्रकार की चीज़ें भेज सकते हैं। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बन गया है हमारा एयरपोर्ट पे, तो ये आर्थिक गतिविधि को मजबूत करने के लिए, जहाँ तक ट्रेनों का बताया, ट्रेनों में और जो कमी थी वो हम प्राइवेट ट्रेनों के माध्यम से और फास्ट ट्रेनों के माध्यम से, हाल ही में 3 ट्रेनें हमें और मिली जो फास्ट चलेगी और प्राइवेट उसको चलाएगी, एजेंसी चलाएगी, तो उसमें सुविधा भी बहुत सारी है।
जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात है, हमने देखा कि शहर बहुत सारे रोड कनेक्टिविटी से पहले ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे भी रोड थे जो हमको और जोड़ना है, खास करके नागपुर को। तो नागपुर के लिए काम शुरू हो गया, यहाँ से लेके खंडवा जो है वो 4 लेन का काम शुरू हो गया। तो मुझे लगता है रोड कनेक्टिविटी भी शुरू हो गई। यहाँ एजुकेशन के मामले में इंदौर बहुत ही, यानी कोटा पूना के बाद इंदौर ही कहा जाता है। तो हम IIT IIM पहले से ये और इसमें TCS सिम्बोसिस भी है। सब तो पुराना है, आप क्या देंगे? आप हाँ नहीं, इसमें हम बच्चों को रहने के लिए किस प्रकार की सुविधा कर सकते हैं, जी। प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को किस प्रकार मकान पहुंचा सकते हैं, स्मार्ट सिटी में हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी के लिए जो फंड चाहिए वो हमने और भी लाया है। आज ही हमने दिशा की बैठक बुलाई है, उसमें जो रिव्यू करा, स्वच्छता को लेके हम आगे बढ़े हैं। तो ये सब वो चीज़ें जो कंटिन्यूस प्रोसेस है वो चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न, एक तरफ जागो पालक संघ लगातार अपनी आवाज को मुखर कर रहा है, आपके पास भी आया, कलेक्टर के पास भी गया, इंदौर के तमाम, मेरे ख्याल से तमाम जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के पास गया, पर समस्या जस की तस। तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसको दूर नहीं कर सकते सांसद जी, या ये बोला जा सकता है कि जिसका उपाय नहीं है सांसद के पास, उस सांसद के पास जो हर लड़ाई में मतलब लोगों के साथ खड़ा है, हर परेशानी में लोगों के साथ खड़ा है, तो फिर वो सांसद, इंदौर के वो सांसद क्यों शहर के अभिभावकों का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं? कोरोना के दौरान हमारी वेब सीरीज चली थी, मैं 100 से ज़्यादा पालक संगठनों के साथ बातचीत की थी और जो पालक संघों ने मुझे बात कही थी, उन्होंने यही कहा था कि हम ट्यूशन फी भर सकते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग है पूरी। फीस बढ़ा नहीं, देखिए बात सुनिए, मैं पूरा उसका जवाब भी दे रहा हूँ। जब हमने पूरा प्रोग्राम रिकॉर्डिंग करा है, उसमें जो, क्योंकि इसलिए रिकॉर्डिंग करा था कि हम जो वो मुद्दे बता रहे थे हमको सरकार के सामने रखने थे, वो पूरा जब हुआ, उन्होंने एक ही बात मुझसे बात की कि हम ट्यूशन फी देने को तैयार हैं, लेकिन ये जो बस फीस है, टिफिन फी है, अदर एक्टिविटी, वो फीस नहीं देंगे। हमने वही बात सरकार को कही और उन्होंने कहा अभी लॉकडाउन के दौरान फीस नहीं ली जाए। हमने वो आदेश निकलवाया प्रशासन से कि कोई भी स्कूल इस कोरोना के बंद में जबरदस्ती फीस नहीं लेगा। 2 चीज़ उन्होंने मांग की, हमने दोनों मानी और दोनों के ऑर्डर निकला। पर बाद में पालक संघ आए कि ये ट्यूशन फी भी ज़्यादा है, हम वो भी नहीं दे सकते। तो उसको लेके ये बात सही है। हमने स्कूल वालों से बात की, स्कूल प्रबंधकों का कहना था कि हमारे जो टीचर्स हैं उनको आप कह रहे, एक तरफ तो उनको नौकरी से नहीं निकालना, हमें उन्हें भी पगार देनी है, हमारा जो स्टाफ है उसको भी देनी है। तो क्या ऐसा बीच का रास्ता निकल सकता है कि हमारा जितना ये खर्चा है उतना हम इनसे फीस लें? इस बीच में कोर्ट में मामला चला गया, तो इसके कारण ये मामला थोड़ा उलझ गया। अब जाके वो सुलझा है, हमने दोनों पक्षों को बिठाया, बीच का रास्ता निकाला है, रास्ता निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एक अंतिम प्रश्न और उसके बाद चर्चा को देंगे विराम। सांसद जी, आपके ऊपर ये आरोप है कि आप सांसद तो पूरे इंदौर शहर के हैं, परंतु आपकी महत्वाकांक्षा है, आपकी दिलचस्पी इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में बहुत ज्यादा है, कैसे देखते हैं? देखिए, पूरा इंदौर मेरा है जी, पूरे इंदौर का सांसद हूँ, सभी को समान दृष्टि से देखता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म स्थान वहाँ है, मेरी राजनीतिक शुरुआत वहाँ है। मैं एक बूथ अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, फिर नगर अध्यक्ष वहाँ से बनाऊँ, तो वहाँ से मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ। मैं अब तो 5 नंबर विधानसभा में रहता हूँ, पर ऐसे चूँकि वर्षों तक मैं करीबन 30-35 सालों तक वहाँ रहा हूँ और 20-25 साल लगातार उस सक्रियता से समाज में और राजनीति में रहने के कारण वहाँ सबसे संपर्क ऐसा है कि ऐसा लगता है कि वो घर जैसा है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन अब तो मेरा गांव भी 8 विधानसभा मेरी है, ऐसा कभी नहीं लगता। सभी को समान रूप से देखते हैं। 4 नंबर विधानसभा जो कि आपके घर की विधानसभा, आपने बोला कि आपका जन्म वहाँ हुआ, आप बड़े वहाँ हुए, बूथ कार्यकर्ता वहीं बने, तो क्या आप पार्षद प्रत्याशी के तौर पर भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में आपकी दिलचस्पी, आपका इंटरफेरेंस होगा? देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में जहाँ सुझाव देना होगा तो मैं सिर्फ वहाँ नहीं, जहाँ पार्टी पूछेगी या मेरे को लगेगा कि मुझे बताना चाहिए अच्छे कार्यकर्ताओं के लिए, मैं बिल्कुल सब जगह बताऊंगा। अंतिम निर्णय हमारे यहाँ पार्टी संगठन की कमेटी रहती है, हर स्तर पे बनती है, विधानसभा स्तर पे बनती है, नगर स्तर पे बनती है, संभाग स्तर, फिर उसके बाद प्रदेश से एक कोर कमेटी बनती है, अंतिम निर्णय वो करती है। अंतिम निर्णय पार्टी करेगी, मेरा कोई ऐसा सीधा उसमें वो नहीं है, और अगर पार्टी पूछेगी तो मैं जरूर उसमें अपने सुझाव दूंगा। तो ठीक है, यह थी इंदौर के हरफनमौला सांसद शंकर लालवानी के साथ हमारी विशेष चर्चा पे लगाएंगे पूर्ण विराम। जल्द हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए Red9 न्यूज के साथ।